का देश सीरिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका इतिहास और भूगोल हमेशा के लिए बदल सकता है। हालात ऐसे हैं कि हर किसी के मन में आज ये सवाल है, क्या इस्लामी सत्ता वाला ये देश अब यहूदी लैंड बनने के कगार पर है? सीरिया पर किसका सिक्का चलेगा? विद्रोह की आग में खाक हो चुके इस देश पर किस किस की नजर है? ईरान, तुर्की या फिर इजराइल? विद्रोहियों के कब्जे वाला यह देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तुर्की और तीसरी तरफ इजराइल। इन देशों के जरिए रूस और अमेरिका एक एक फ्रंट को लीड कर रहे हैं। 14 साल के लंबे विद्रोह ने बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया, जो रूस के लिए किसी सदमे से कम नहीं। असद का जाना इजराइल के लिए किसी मौके से कम नहीं। लिहाजा इजरायली सेना 50 साल बाद सीरिया में घुस गई है। नेतन्याहू की आर्मी सीरियाई सैनिकों के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रही है। अब आखिर ऐसा क्यों असद का पतन हुआ और इजराइल गोलान हाइट्स पर चढ़ बैठा? आखिर क्यों नेतन्याहू मध्य पूर्व के सबसे अहम देश में से एक सीरिया को यहूदी लैंड बनाना चाहते हैं? जानकार तो यही मानते हैं, मगर नेतन्याहू का दावा अलग है। सीरिया पर उनकी नजर सिर्फ इसलिए है ताकि इजराइल की सुरक्षा में आंच न आए, सीरियाई सैनिकों के खतरनाक हथियार जिहादी आतंकी के हाथ न लग जाएं। बताती हूं आपको कि सीरिया में दखल बढ़ाने के पीछे नेतन्याहू ने क्या दलील दी है। सीरिया के आतंकी मसलों में दखल देने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, हम इजराइल की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली एयरफोर्स को सीरियाई सेना के रणनीतिक सैन्य संयंत्रों पर हमले करने के आदेश दिए हैं, ताकि वो खतरनाक हथियार और साजो सामान जिहादियों के हाथ न लग जाए। ये वैसे ही है जैसे एक समय में ब्रिटिश सेना ने भी नाजियों के सहयोगी विची सेना पर ऐसे ही हवाई हमले किए थे, ताकि नाजियों के समर्थकों को घातक होने से रोका जा सके। हम सीरिया की नई सरकार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर सीरिया ने ईरान को एंट्री दी, ईरान ने अगर अपने हथियार सीरिया को दिए, अगर ये हथियार हिजबुल्लाह के हाथ लगे, तो इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। हम इसका मजबूती से जवाब भी देंगे। अगर ऐसा हुआ तो सीरिया की नई सरकार का भी वही हाल होगा जो पिछली सरकार का। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कही। ये कुछ वैसा ही है जब पड़ोस में कोई हलचल होती है तो हमें चिंता होती है, फिक्र होती है कि कहीं चिंगारी हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। लिहाजा नेतन्याहू की भी चिंता जायज है। इसकी कई वजह हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का जियोग्राफिकल फॉर्मेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल कैसे इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। इस रीजन में वो अकेला ऐसा देश है जो एक साथ ईरान को भी झेल रहा है, लेबनान की विद्रोही ताकतों से भी जूझ रहा है, तो हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे प्रॉक्सी टेरर आउटफिट की भी धार कुंद कर रहा है। ये कुछ वैसे ही है जैसे अक्सर फिल्मों का नायक कई खलनायकों से एक साथ फाइट करता है। सीरिया में 2011 से जारी अरब स्प्रिंग का अंत हो गया। असद के जाते ही एक और डिक्टेटर रिजीम का दी एंड हो चुका है। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे को भी डिकोड करना जरूरी है। मगर मिडिल ईस्ट के नक्शे को जरा ध्यान से समझेंगे तो समझने में आपके लिए आसानी होगी। मिडिल ईस्ट में अकेला यहूदी लैंड इजराइल, जो कितने इस्लामिक स्टेट से घिरा हुआ है, आप देखकर दंग रह जाएं। छोटा सा इजराइल है, बगल में सीरिया है, जहां कई आतंकी विद्रोही गुट आज सत्ता पर कब्जे के लिए खून खराबा कर रहे हैं। इजराइल के बगल में लेबनान भी है, और वहीं जो हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जॉर्डन भी है, ईरान इराक के बगल में है। हालांकि
इराक का झुकाव इजराइल के दोस्त अमेरिका के साथ है, लिहाजा ईरान की इराक में ज्यादा नहीं चलती। इधर सऊदी अरब इजराइल से सटा हुआ है, उसके नीचे यमन है जो हूती विद्रोही को शरण दिए बैठा है। यमन के बगल में ओमान है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इजिप्ट भी है, जिसे आप मिस्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल खतरों के बीच बैठा है अपनी संप्रभुता को लेकर, इसलिए वो चिंतित रहता है। हालांकि कोई भी इस्लामिक स्टेट इजराइल से हेड टू हेड टकराने में कतराता है, क्योंकि छोटा सा होने के बावजूद इजराइल अपने मजबूत इरादे और बेहतरीन आर्मी कैपेबिलिटीज के चलते दुनिया में मशहूर भी है। लेकिन मजबूती कितनी भी क्यों ना हो, अड़ोस पड़ोस में दुश्मनों की फौज होगी तो फिक्र तो होगी। अब देखिए, इजराइल के इर्द गिर्द ये जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनमें से कई तो आतंकी गुटों को पाल पाल कर इजराइल के खिलाफ चाल चलते रहे। यही चिंता नेतन्याहू की है। 8 अक्टूबर 2023 को एक घटना हुई थी जो हाल फिलहाल की है, जब हमास ने इजराइल में खून की नदियां बहा दी। ये सभी जानते हैं, मगर ये जंग पुरानी है जो ना सिर्फ जमीन की है बल्कि वजूद की भी है, संप्रभुता की है। इजराइल के ये पड़ोसी देश कट्टर इस्लामिक कायदों के पक्के वाले रहनुमा हैं, जिनमें सबसे ऊपर ईरान है, जो रह रहकर इजराइल से टकराता रहता है, सीधे तौर पर भी और प्रॉक्सी आउटफिट के जरिए भी। इजराइल के खिलाफ वो कौन कौन से प्रॉक्सी टेरर आउटफिट्स हैं जिन्होंने ये इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ उन्हें उकसाते रहते हैं? जरा इस पर भी गौर करना लाजमी होगा। चलिए देखते हैं इजराइल की टेंशन और कितनी आगे है। गाजा से हमास ऑपरेट हो रहा था, जिसने इजराइल को कड़ी चुनौती दी, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान से चल रहा है। लेबनान उसे इजराइल के खिलाफ उकसाता रहता है। यह अलग बात है कि हमास और हिजबुल्लाह अंतिम सांसें गिन रहे हैं। हानिया से लेकर सिनवार तक और हिजबुल्लाह के आका नसरल्लाह को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। उधर सऊदी अरब के नीचे छिपा यमन भी है, जहां से हूती विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट देते रहते हैं ताकि इजराइल को इस्लामिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा सके। ऊपर से ईरान है जो रह रहकर इजराइल पर रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलें दागता रहता है। रही बात सीरिया की, तो इजराइल को डर है कि अमेरिका का दुश्मन ISIS अमेरिका के दोस्त इजराइल को भी टारगेट कर सकता है, और इसीलिए इजराइल सीरिया पर ना सिर्फ नजर बनाए हुए है बल्कि अपनी सेना को भी ऑपरेट करने की छूट दे चुका है, और जिसका नतीजा सामने है। गोलान हाइट्स के बफर जोन पर 50 साल बाद इजराइल का कब्जा है। अब चलिए लौट चलते हैं दमिश्क पर, सीरिया की राजधानी और कई देशों की चाहत वाले जैस्मीन के फूलों वाले शहर, जो कट्टरपंथी की आग में धधक रहा है, जहां कब्जे को लेकर विद्रोही गुटों में जबरदस्त मारकाट मची हुई। दमिश्क पर फिलहाल तो कट्टर इस्लामिक आतंकी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का कब्जा है। असद को देश से दरबदर करने में इसी समूह का हाथ है। HTS अल नुसरा फ्रंट का ही बदला हुआ नाम है, जिसे तुर्की का समर्थन हासिल है। इस गुट ने सीरिया के सबसे अहम हिस्सों पर कब्जा किया है, जिसमें राजधानी दमिश्क, इदरिश और अलेप्पो शहर भी शामिल है। साथ ही मध्य सीरिया के कई हिस्सों पर भी ये काबिज हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से विद्रोही गुट सीरिया पर काबिज होने की जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर गोलान हाइट्स की बात पहले कर लेते हैं, जहां इजराइल ने 50 साल बाद अपना दबदबा बढ़ा दिया, जहां असद के रहते युद्ध विराम चल रहा था। लेकिन ये नेतन्याहू का कहना है कि असद गए तो अब ये अग्रीमेंट भी नहीं रहा है। अब गोलान हाइट्स को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए, ये इजराइल है और सीरिया से सटे उसके बॉर्डर पर गोलान हाइट्स जो ऊंचाई पर है। अब जंग के हालात में ऊंचाई वाले इलाके में रहना फायदेमंद माना जाता है, एक तरह की लीड मानी जाती है। असद जब तक सत्ता में थे वो विद्रोहियों से उलझे रहे,
गोलान को लेकर 1974 से शांति समझौता चलता आ रहा था, जिसे इजराइल और असद रिजीम मानते आ रहे थे। हालात तनावपूर्ण इतने नहीं थे, मगर असद के जाते ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। उसे डर है कि विद्रोही आतंकी संगठन कहीं गोलान हाइट्स का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए ना कर दे। लिहाजा नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना के जरिए इस इलाके में कई बम बरसाए ताकि सीरिया की सेना के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सके और हथियारों का जखीरा विद्रोही गुटों के हाथ ना लग जाए। और यही तो नेतन्याहू कह रहे हैं। तो आपने गोलान हाइट्स का भूगोल तो देख लिया, चलिए अब इससे जुड़ी कई और जानकारियां आपको बता देते हैं, जिससे इजराइल की चिंता और सीरिया के नए रिजीम को लेकर उसका व्यू क्लियर हो सके। गोलान हाइट्स दरअसल नेतन्याहू का गोलान प्लान है। गोलान हाइट्स पर नेतन्याहू का दावा कई मुस्लिम देशों को चुभ रहा है। इजराइल पांव पसारता है तो इस्लामिक देश विरोध करते ही हैं। अपनी जगह पर उनकी चिंता भी उनके खुद के वजूद के लिए जायज भी है। गोलान में नेतन्याहू की सेना घुसी तो कौन कौन से देश सामने आ गए हैं, ये आपको बताते हैं। फिर सीरिया के टुकड़े पर भी बात करें, मगर गोलान हाइट्स पर इजराइल का दावा कैसे इस्लामिक देशों को परेशान कर गया, आपको ये बताते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद इजराइल अपने कदम नहीं रोकता। ऐसे वो कई बार पहले कर चुका है। नेतन्याहू एक ही दलील देते हैं कि उनके देश को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो आक्रामक होकर फ्रंट फुट पर खेलते हैं। गोलान हाइट्स और सीरिया को लेकर भी कुछ ऐसी ही दलीलें दी जा रही हैं। भले ही नेतन्याहू अपने देश की सुरक्षा की बात करें, सही भी है, मगर इजराइल की नीतियों से सभी वाकिफ हैं। हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे पर आज आईडीएफ का कब्जा है। मतलब गाजा पर इजराइल का प्रभुत्व। फिलिस्तीन का नामो निशान मिट चुका है, वो फिलिस्तीन जिससे कभी इजराइल का जन्म हुआ था। सीरिया में तख्तापलट को इजराइल जैकपॉट की तरह देखता है और मौके पर चौका मारने की फिराक में। उधर असद के जाने से अमेरिका की भी चांदी हो गई है। दोनों दोस्त मिलकर सीरिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो अरब देश खासकर ईरान असद के जाने से सदमे में। रूस भी टेंशन में है, क्योंकि रूस और ईरान की मदद से असद अब तक टिके हुए थे, मगर विद्रोहियों के जबरदस्त अटैक्स ने असद को बड़ी आसानी से सत्ता से बेदखल कर दिया। अब रूस और ईरान सीरिया को लेकर चिंतित है। उधर तुर्की भी सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। तुर्की ये चाहता है कि वो जिस विद्रोही गुट को समर्थन दे रहा है, उसका दबदबा सीरिया में ज्यादा से ज्यादा। क्या होगा उससे? उससे सीरिया पर तुर्की का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। सभी अपने अपने फिराक में हैं। ऐसे हालात में सीरिया के टुकड़े होने का खतरा भी गहराता जा रहा है। आपको बताते हैं कि सीरिया के किन किन हिस्सों पर कौन कौन से गुट का कब्जा है। पूर्वी सीरिया में एसडीएफ, बड़े हिस्से पर एसडीएफ का कब्जा। एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, कुर्दों के वर्चस्व वाले गुट हैं एसडीएफ। अमेरिकी समर्थन से 2015 में गठित। तुर्की इसका खुला विरोध करता है। इदरिश, अलेप्पो, दमिश्क पर कंट्रोल। एचटीएस के तुर्की का सीधा समर्थन। तुर्की से जॉर्डन तक इसका प्रभाव है। नॉर्थ सीरिया में एसएनए मतलब सीरियन नेशनल आर्मी, तुर्की के समर्थन वाला विद्रोह समूह असद की सेना से अलग होकर बना है। 2011 के मूवमेंट के दौरान स्थापना हुई। वेस्ट सीरिया में एएफ का मतलब अलावायात फोर्सेस, असद के समर्थन वाला गुट है एएफ। वेस्ट सीरिया असद के प्रभाव वाला क्षेत्र है। इराक, ईरान और लेबनान का करीबी है। सीरिया टुकड़ों में बंट रहा है। इसका फायदा अमेरिका को भी होगा और इजराइल को भी। दोनों मिलकर इसे अपने प्रभुत्व वाला देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि रूस और ईरान समर्थित असद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना था। लिहाजा अमेरिका और इजराइल
मिलकर यहां अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। इजराइल भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जंग इस बात की है कि सीरिया को यहूदी लैंड बना दिया जाएगा या फिर इसकी इस्लामिक पहचान बरकरार रहेगी। अगले चंद महीनों में काफी उतार चढ़ाव इसके मद्देनजर देखने को मिलेगा। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए भारत 24।